7 नंबर टूल जो है वो है रान चार्ट या तो कंट्रोल चार्ट। जैसे पहले हम लोग आपको बताए थे कि ये जो कंट्रोल चार्ट है इसको हम लोग बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल का जो कंट्रोल चार्ट है ये हम लोग आपके लिए रखा है फॉर मॉड्यूल नंबर 10 एंड 11। तो इसमें हम लोग बाइनोमियल पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेटेड जो डिफेक्ट्स चार्ट है, डिफेक्टिव चार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम एक्स बार आर, क्यू सम, मूविंग रेंज चार्ट वगैरह। तो उसके पहले हमें आपको थोड़ा सा डिटेल भी देना पड़ेगा, लाइक चांस कॉस्ट क्या है, असाइनेबल कॉस्ट क्या है, वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉस्ट क्या है, असाइनेबल कॉस्ट क्या है। तो इसीलिए हम लोग अभी जो आपको डिस्कशन हम लोग करेंगे वो हम लोग कंट्रोल चार्ट के अंदर ज्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं। हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे अभी रन चार्ट के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक चार्ट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रन चार्ट। तो ये रन चार्ट जो है या तो कंट्रोल चार्ट का जो शुरुआत हुआ है that actually was started with डॉक्टर वॉल्टर ए शूहर्ट। तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, कैसे ये चार्ट का शुरुआत हुआ था। तो कंट्रोल चार्ट ऑल्सो नोन एज द शूहर्ट चार्ट आफ्टर वॉल्टर ए शूहर्ट, और प्रोसेस बिहेवियर चार्ट। थोड़ा इसको ख्याल कीजिए कि इसका नाम क्या है, प्रोसेस बिहेवियर चार्ट। यानी कोई भी प्रोसेस जिसका आउटपुट निकलता है एट ए डिफिनिट टाइम इंटरवल, तो उसका अगर वो प्रोसेस का बिहेवियर आप स्टडी करना चाहते हो, यू कैन स्टडी इट थ्रू द बिहेवियर और द डायमेंशनल ट्रेंड ऑफ द आउटपुट। ठीक है। तो मानिए कि जैसे फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट इज दैट मैं VNC या तो CNC या तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन रन कर रहा हूं, या तो कुछ डाई कास्ट पार्ट निकल रहा हूं। तो अगर मेरा कुछ वेरिएबल है जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, तो वो मेजरमेंट को अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं ओवर ए स्केल इन द एक्स एक्सिस एंड ओवर ए स्केल इन द वाई एक्सिस एंड विद द टाइम in the x axis, then we should be in a position to study the behavior of the process through this kind of chart. ये चार्ट अगर आप प्लॉट करते हो, जैसे एक्स एक्सिस में मैंने बोला टाइम स्केल रखिए आप, उसमें आवर या तो मिनट्स या तो शिफ्ट वगैरह, और अगर वाई एक्सिस में आप डायमेंशन रखते हो किसी एक पर्टिकुलर पैरामीटर का, तो उसके बदौलत आपको प्रोसेस का बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। इसके काफी सारे रूल्स हैं, तो उसमें से कुछ रूल ओंकार आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो process behavior chart are a statistical process control tool used to determine if a manufacturing or business process is in a state of control. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है स्टेट ऑफ कंट्रोल क्या है, व्हाट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ कंट्रोल। तो हम लोग नॉर्मली हम टेक्निकल लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि स्टेट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है 100% ऑफ द पॉइंट्स आर विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। अगर एक आध पॉइंट बाहर चला गया और जाता है अगर, तो हम लोग मान के लेते हैं कि ये हमारा स्टेट ऑफ कंट्रोल बिगड़ गया है, बट इट इज नॉट सो एग्जैक्टली। तो हो भी सकता है बट नॉट नेसेसरीली ट्रू। स्टेट ऑफ कंट्रोल नॉर्मली हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकली स्टेट ऑफ कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हो सकता है आपका जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उससे थोड़ा अलग हो। तो अगर ये अलग नहीं है तो हो सकता है कि आप अगर कंक्लूड करो कि हाँ हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल ऐसा है कि हम अपना जो स्पेसिफिकेशन लिमिट वो भी अंदर आ जाता है। तो उस केस में अगर एक आध पॉइंट आपका स्पेसिफिकेशन लिमिट के बाहर चला जाता है, तो आप दोनों के लिए बोल सकते हो कि हो सकता है कि इसका स्टैटिस्टिकल कंट्रोल भी बिगड़ गया, लेकिन नॉट सो फास्ट।
बिफोर यू कंक्लूड कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इज नॉट स्टेबल, इट हैज बिकम अनस्टेबल, उसका कुछ रूल्स है, जो रूल्स आपको समझना पड़ेगा। एंड फॉर दैट, जो जिस दिन हम लोग मॉड्यूल नंबर 10 मॉड्यूल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे, ये आपको काफी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा कि किस आधार पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग स्टेट ऑफ कंट्रोल कहते हैं तो नॉर्मली हम लोग रेफर करते हैं कि स्टैटिस्टिकल अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट के अंदर ये पॉइंट्स है या नहीं। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आपका प्रोसेस स्टैटिस्टिकली स्टेबल कंडीशन में हो तो उसका मतलब उसके पीछे जो वेरिएबल्स है, जिसका कंट्रीब्यूशन है ये कंट्रोल स्टेट के पीछे, वो भी कंट्रोल में है। मानिए कि फॉर एग्जांपल कि आपका मशीन का जो वाइब्रेशन है, तो वो मशीन का वाइब्रेशन अगर बढ़ गया तो आपका स्टैटिस्टिकल स्टेबिलिटी या तो आउटपुट का जो वेरिएशन वो बढ़ जाएगा। अगर मानिए कि आपका जो प्रोसेस का जो सेटिंग आपने सेट किया है वो सेटिंग बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि आप मानिए कि आपका जो मूवमेंट हो रहा है, कैम का मूवमेंट हो रहा है, या तो आपका जो रैक एंड पिनियन का मूवमेंट हो रहा है मशीन के पीछे, या तो कुछ पंप चल रहा है जो जिस पंप के दौरान कूलिंग सिस्टम चल रहा है, तो इसमें अगर कहीं भी जो स्टेबिलिटी जो है, इंजीनियरिंग स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द मशीन मैनुअल उसमें कुछ बिगड़ गया है, तो आप देख सकते हो कि उसका जो असर है आउटपुट के ऊपर वो आपको देखने को मिलेगा। और यही शूहार्ट बोलने का कोशिश कर रहा है कि आपका जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट है, वो चार्ट का बिहेवियर से आपको पता होना चाहिए कि आपका मशीन का पीछे वाले जो एक्स वेरिएबल्स हैं, एक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, उसमें कुछ बिगड़ गया है क्या। तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा दिख रहा है तो बेटर नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रोसेस, आप स्टॉप कीजिए और एक्शन लीजिए। अगर आपको लगे कि वो सारे जो फैक्टर्स है, वेरिएबल्स है, वो फिर दोबारा कंट्रोल के अंदर आ गया, फिर आप मशीन को चालू कर सकते। तो दैट इज व्हाई वी केप्ट सेइंग कि दिस काइंड ऑफ कंट्रोल चार्ट आर एक्चुअली प्रोएक्टिव, यानी प्रिवेंटिव, यानी ऑकरेंस होने के पहले इसको आप यूज कर सकते हो, नॉट रिकरेंस। तो मतलब एक बार डिफेक्ट हो गया उसके बाद आप एक्शन लो, ऐसा नहीं है, डिफेक्ट होने के पहले आप एक्शन ले सकते हो। सो दैट इज व्हाई इट इज ए प्रोएक्टिव टेक्निक। So in the quality cost, that is why this is considered to be, this planning and designing of a control chart is considered to be under the prevention cost. So it is more appropriate to say, उसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ कंट्रोल लाने के लिए कुछ फैक्टर्स जो जो रिस्पॉन्सिबल है मशीन का या तो जो प्रोसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन योर व्हाट इंस्ट्रक्शन, या तो आपका जो प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का अंदर आना चाहिए। If your SOP is very nicely designed, it has considered all the points, and you are able to really control it through your operator maintenance or through your preventive maintenance, daily checks, predictive maintenance, etc., and your input also, setup also, then you should be in a position to see statistically stable output. I hope you are able to get my point. It is more appropriate to say that the control charts are the graphical device for statistical process monitoring, so that you are able to monitor. Once the process is established, you don't have much problem. आप सिर्फ output को plot करते जाइए, and you will be able to monitor the process if it is already in statistical stability. अगर ये stability बिगड़ जाता है तो your chart should be in a position to tell, like a thermometer, कि whether कुछ गलत हो रहा है क्या नहीं। Traditional control charts are mostly designed to monitor process parameters. किसी एक प्रोसेस पैरामीटर आप ले लो, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द कूलेंट, और फॉर एग्जांपल द फ्लो रेट ऑफ योर कूलेंट, और फ्लो रेट ऑफ योर हाइड्रोलिक ऑयल, और वाइब्रेशन जो हो रहा है वो वाइब्रेशन को अगर आप प्लॉट करना चाहते हो, दे आर ऑल मॉनिटर्स पैरामीटर्स। These parameters, if you want to plot, you can easily say कि engineering state of control जो हमने मैनुअल से मिलता है उसके अंदर एक पैरामीटर है या नहीं। तो दैट एक्चुअली द मशीन, इफ इट इज डिजाइन प्रॉपरली, तो वो पैरामीटर होना चाहिए विद इन द इंजीनियरिंग लिमिट्स।
लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोसेस पैरामीटर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल के बारे में, जिसके पीछे ये सारे प्रोसेस पैरामीटर हैं। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द थ्योरी. So traditional control charts are mostly designed to monitor process parameter when the underlying form of the process distributions are known. तो इधर भी अगर हमारा आउटपुट वेरिएबल सब कुछ कंट्रोल स्टेट में है, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू गेट ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज अ रन चार्ट? रन चार्ट्स आर रिप्रेजेंटिंग चेंज इन मेजरमेंट ओवर ए सीक्वेंस ऑफ टाइम. तो कुछ सैंपल्स के बाद में या तो टाइम के बाद में चेंज अगर होता है और वो चेंज अगर इसको दर्शाता है कि आपका प्रोसेस में कुछ तो गलत हो रहा है, देन you will be able to get a alarm, you will be able to get a alert कि अभी कुछ एक्शन तो जरूरी है. लेकिन रन चार्ट आपको ये नहीं बताता है कि कहां पर गलत हो रहा है, लेकिन ये बताता है कि कहीं तो गलत हो रहा है. How does it work? You have to gather data, you have to organize data. Measurement Y must be confronted with time sequence of the event, जो मैंने बोला था आपको. चार्ट द डेटा यानी कि प्लॉट द डेटा. अभी इंटरप्रेट करना चाहिए डेटा को. एंड व्हाट इज द यूज? डिटरमिन द साइक्लिक इवेंट. साइक्लिक इवेंट मतलब कुछ बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है. ऐसा अगर हो रहा है, माने कि एक डेफिनेट इंटरवल में टेम्परेचर जो आपका आउटपुट है उसका डायमेंशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है. मे बी इट इज रिलेटेड टू वेयर एंड टियर ऑफ द कैम. तो हो सकता है कि उसीलिए ये साइक्लिक हो रहा है. या तो अगर आपका एवरेज जो है वो शिफ्ट कर रहा है, टारगेट के राइट साइड में, टारगेट के लेफ्ट साइड में, राइट लगातार राइट में चला जा रहा है, तो रन चार्ट इज इन अ पोजीशन टू गिव यू दोस काइंड ऑफ इंडिकेशंस. सो एक एग्जांपल देखेंगे रन चार्ट का. जैसे कि डॉक्टर रॉय ने हमको बताया कि एग्जैक्टली रन चार्ट क्या होता है. थोड़ा सा इंक्लाइन टुवर्ड्स एग्जांपल हम देखने की कोशिश करेंगे. सो रन चार्ट इज बेसिकली लाइन चार्ट ऑफ द डेटा प्लॉटेड ओवर अ टाइम, जिसमें जो एक्सिस है नीचे वाला वो टाइम है और ऊपर जो है तो वैल्यूज है डेटा की जो हम मेजर कर रहे हैं. Run chart typically doesn't have control limit, so it cannot detect the out of control condition. However, it graphically depicts how process is running. इसका मतलब क्या है? We'll able to understand whenever we plot the run chart. कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कि इट इज अ टाइम सीरीज, जिसमें हम टाइम सीरीज को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे. आउटपुट को, दैट इज हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है, उसको हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे. डेटा पॉइंट्स है विच आर प्लॉटेड ओवर द चार्ट एंड मीडियन लाइन. सो रन चार्ट को जब हम प्लॉट करते हैं तो इट इज ऑलवेज एनालाइज विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियन. हमने देखा था सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन क्या होता है. सो मीडियन जो होता है वो एग्जैक्टली falls in between of the data points. It may not be the mean. So जो बीच में वाला डेटा सेट होता है वो उसको मीडियन हम बोलते हैं. उसके ऊपर बेसिकली ये रन चार्ट को एनालाइज किया जाता है. सो मैंने अगेन सिंपल एग्जांपल लिया है जिसमें फिर से मेरा मशीनिंग हो रहा है इनर डायमीटर का, और 16 रीडिंग्स लिए हैं फिर से, दैट इज इन mm. सो कौन से रीडिंग है? इट इज 251.6, 252, 252.2. ये मैंने कैसे लिए हैं? ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लिए हैं. मतलब जैसे जैसे मेरे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे जो मेरे आउटपुट आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ. So the first output that come out to be was a piece with ID of 251.6. The next that came out to be 252. Next that came out to be 252.2, and so on till 251.5. उसका मैंने मीडियन निकाला. The median is basically 252.6. तो जब मैं इसका रन चार्ट प्लॉट करता हूँ अगेन इन द सिंपल एक्सेल फॉर्मेट, तो इट लुक्स बेसिकली लाइक दिस. दिस इज माय मीडियन व्हिच इज कमिंग आउट टू बी, व्हाट वाज इट, 252.6. सो ये मेरी मीडियन की लाइन है और ये मेरे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स है जो ऑब्जर्व हो रहे हैं मुझे मेरे डेटा सेट से. सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है कंट्रोल चार्ट के बारे में जो हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. सो सबसे पहले देखेंगे शिफ्ट क्या होता है. शिफ्ट होता है जब 7 और 8 वैल्यूज इन सक्सेशन अबव और बिलो द मीडियन लाइन इज अ शिफ्ट. जब कभी भी 7 या 8 सक्सेसिव पॉइंट आइदर अबव द मीडियन लाइन
और बिलो द मीडियन लाइन ऑब्जर्व होता है तब हम उसको बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, सक्सेसिव पॉइंट्स, ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट हमारा मीडियन पे ही आए, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर इन द कैलकुलेशन। सो यहाँ पे देखेंगे हम कि इस रन चार्ट में हमको कुछ शिफ्ट ऑब्जर्व हो रहा है क्या। तो यहाँ पे क्लोजली देखिए, ये पॉइंट अबव मीडियन लाइन है। सो 1 2 3 4 5 6 7। So yes, the shift is basically getting observed in this run chart, right? So you understand what do you mean by shift? अगर मीडियन लाइन के आइदर अबव और बिलो 7 या 8 सक्सेसिव पॉइंट हमको ऑब्जर्व हो रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट एनी 7 or 8 values, whether it is going up or whether it is going down doesn't matter. Any 7 or 8 values on either side of the मीडियन लाइन मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, देन आई एम कॉलिंग इट एज अ शिफ्ट। रन्स क्या होता है ये देखने की हम कोशिश करेंगे। रन्स इज बेसिकली one or more consecutive points that are lying on the same side of the line. तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं। तो इस रन चार्ट में मेरे कितने रन्स हैं, तो देखिए ये मेरे पूरे मीडियन लाइन के एक साइड में है, एंड देन इट इज क्रॉसिंग। The moment it is crossing my median line, I am calling it as this as one run. Correct? Again it is crossing, and then again it is on the other side of the median line till it reaches to this point where it is again crossing back. So this is a second run, and this is my last run, which is basically third run. समझ में आ रहा है आपको क्या है रन? रन मतलब मीडियन के either on अपर साइड और ऑन द लोअर साइड कितने डेटा सेट्स के पॉइंट मुझे ऑब्जर्व हो रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे 3 रन ऑब्जर्व हो रहे हैं। सोचिए मेरा रन चार्ट अगर आप एक नीचे पॉइंट है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे ऊपर है, ऐसे हो रहा है, तो मेरे रन्स कितने होंगे? एक नीचे वाला का एक फिर से ऊपर गया, 2 नीचे आया, 3 4 5। सो मोमेंट इट इज क्रॉसिंग माई मीडियन लाइन, आई एम इंक्रीजिंग माई रन्स काउंट। तो इस केस में हमारा जो रन चार्ट आपको दिखाया गया है, इसमें रन मेजर ऑफ नंबर ऑफ रन्स कितने हैं? 3 है। ट्रेंड देखेंगे हम क्या होता है। ट्रेंड इज व्हाट? 7 or more consecutive points are increasing or decreasing, right? Remember, shift में हमने क्या देखा था? Any 7 or 8 points either side of the median is shift. ट्रेंड में क्या हो रहा है? 7 or 8 consecutive points are increasing or decreasing, correct? So यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8वां पॉइंट नीचे जा रहा है। अगर ये 8वां पॉइंट भी ऊपर होता तो इट वुड हैव बीन शोन अ पॉजिटिव ट्रेंड, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 8 पॉइंट्स मेरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। यहाँ पे भी देखिए 1 2 3, लेकिन चौथा नीचे आ गए। सो इट इज नॉट अ ट्रेंड, क्योंकि मुझे आइदर इंक्रीज और डिक्रीज ऑब्जर्व हो नहीं रहा। सो मेरे इस रन चार्ट में प्रोबेबली ट्रेंड नहीं है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव 7 से 8 पॉइंट आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं है। अभी ये हमने देखने की जो कोशिश की कि शिफ्ट क्या होता है, रन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है। बेसिकली बेस्ड अपॉन दिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू इंटरप्रेट कि मेरा रन चार्ट कैसे होना चाहिए, मतलब रन चार्ट से मुझे क्या पता हो रहा है। सो मुझे रन चार्ट से बेसिकली क्या पता चलता है कि कुछ स्पेशल कॉज है क्या मेरे प्रोसेस में, जिसकी वजह से मेरा प्रोसेस इम्पैक्ट हो रहा है। तो स्पेशल कॉज ढूंढने के लिए मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि पहला रूल मुझे बताता है, रूल नंबर 1, अ शिफ्ट इन द प्रोसेस और टू मेनी डेटा पॉइंट्स इन अ रन। जो अभी हमने देखने की कोशिश की, whenever there are 6 or more consecutive points above or below median, my rule 1 gets applied. इसका मतलब 6 या फिर 7 more than 6 consecutive points above या below median है, तो it is a concern. I have to need to relook at my process, क्योंकि 6 या 7 पॉइंट्स consecutively either ऊपर है या नीचे है, जिसको हम बोल रहे थे शिफ्ट। तो मेरे केस में डेफिनेटली है, इस रन चार्ट के केस में डेफिनेटली है। सो देयर इज अ कंसर्न। ओके, इस केस में कंसर्न हो सकता है। रूल 2 क्या बताता है मुझे? रूल 2 बताता है अ ट्रेंड दैट इज 5 और कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे 5 लिखा है, मे बी 6 और 7 ऑल्सो, बट 5 और मोर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स आर ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर मेरे रन चार्ट में ऐसे हो रहा है कि 5 और मोर कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स मेरे इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है,
अगेन देयर इज अ कंसर्न, मुझे प्रोसेस को देखना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ शायद होने वाला है या फिर है। रूल 3 क्या बताता है? टू मेनी और टू फ्यू रन्स, मेरे बहुत ज्यादा रन है या फिर मेरे बहुत कम रन है। रन का मतलब क्या है, मैंने बताने की कोशिश की। रन क्या होता है कि जब कभी भी मेरी मीडियन लाइन क्रॉस होती है, वो पहले वाला डेटा सेट को मैं बोलता हूँ रन 1। मीडियन के बाद जो डेटा सेट है टिल इट अगेन क्रॉसेस बैक, दैट इज रन 2 एंड सो ऑन। सो मेरे रन चार्ट में ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा रन है और ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम रन है। सो हाउ डू यू डिटरमाइन कि कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए? सो इसके लिए एक स्वेड और आइजनहार्ट चार्ट को हम यूज करते हैं, जो हमको गाइड करता है बेसिकली कि आप के कितने लोअर एटलीस्ट रन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए। एंड दिस कोरिलेशन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एक टेबल का मैंने छोटा सा भाग आपको दिखाने की कोशिश की है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अप टू 30 है। हमारे केस में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे आपको याद है? हमारे केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 16। तो अभी हम देखेंगे कि 16 जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे तब स्वेड और आइजनहर्ट चार्ट हमको क्या बताता है। सो देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जाइए 16, देन इट इज सेइंग मी कि मेरा लोअर नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड रन, मिनिमम रन जो मेरे रन चार्ट में होने चाहिए वो है 5 और मैक्सिमम जो होने चाहिए वो है 13। इसका क्या मतलब है? मेरे रन चार्ट में अगर 5 से कम रन हो तो कंसर्न है, या मेरे रन चार्ट में 13 से ज्यादा रन हो तो कंसर्न है। सो इट शुड लाई बिटवीन 5 to 13। In this case, how many runs are there? There are only 1, 2, and 3. 3 runs are there, so it is a concern. So I need to go back and see the process because there is some kind of a special cause coming into the process and I need to control that particular thing. There is another rule which is basically called as an astronomical data point. ये astronomical data point क्या होता है? तो basically कोई data points is following some kind of a trend और pattern दिख रहा है, लेकिन एक ही point है जो बहुत ऊपर गया है या फिर बहुत नीचे गया है। अगर ऐसा कोई point आपको observe होता है, then that is a probable concern for the process, जिसमें special cause आने के chances है। इसका कुछ डेफिनेशन है क्या कि ये इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट दिस इज बेस्ड अपॉन द जजमेंट कि कितना कम एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट जो हमको दिखाई दे रहा है वो कितना वेरिएशन में ऊपर या फिर नीचे जा रहा है। सो दिस इज बेस्ड अपॉन द जजमेंट, एज सच देयर इज नो रूल फॉर दैट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा पॉइंट, राइट? सो जब कभी भी हम रन चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमको ये 4 रूल देखना है। इन रूल में से चारों रूल अगर हम ओवर रूल नहीं कर रहे हैं तो समझिए हमारा प्रोसेस इज गोइंग गुड एज पर द एक्सपेक्टेशन एंड देयर आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्पेशल कॉजेस। कोई भी अगर रूल हमारा ब्रेक होता है या फिर ओवर रूल होता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अभी हम शायद हमारा स्पेशल कॉज आने की प्रोबेबिलिटी है और वी नीड टू गो बैक टू आवर प्रोसेस बैक एंड सी by changing some kind of an variables in the system in the process, can we make it again back to the rule? So these are the 4 rules that we need to remember whenever it comes to run chart. मैं फिर से आपको बताता हूँ क्विकली। रूल 1, 6 या फिर उससे ज्यादा consecutive point either below और above median line से आ रहे हैं तो that is a concern. रूल 2, ट्रेंड अगर ऑब्जर्व हो रहा है जिसमें 6 या 7 कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहे हैं पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ मीडियन, वेदर इट इज अबव और बिलो, वेदर इट इज क्रॉसिंग, शुड नॉट हैव एन इम्पैक्ट। लेकिन ट्रेंड अगर ऑब्जर्व हो रहा है तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। थर्ड, नंबर ऑफ रन्स अगर कम हो तो देयर इज अगेन चांस। नंबर ऑफ रन्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया। इसके लिए हमको स्वेड और आइजनहार्ट का चार्ट यूज करना पड़ेगा, जिसमें बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको ये बताया जाता है कि मिनिमम कितने रन्स होने चाहिए और मैक्सिमम रन्स कितने होने चाहिए। अगर मिनिमम से कम है या फिर मैक्सिमम से ज्यादा रन है तो हमारे लिए कंसर्न हो सकता है। और फोर्थ रूल है दैट इज बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट। जब कभी भी एक हाथ दूसरा पॉइंट बहुत डेविएट करता है एज कंपेयर टू द अदर पॉइंट्स ऑफ द रन चार्ट, देन कैन बी अ स्पेशल कॉज, राइट? सो जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल 3 में, अगर मेरा रन चार्ट ऐसे आ रहा है कि एक पॉइंट मीडियन लाइन से ऊपर है, एक लाइन नीचे, एक पॉइंट नीचे है और ऊपर नीचे जिगजैग चल रहा है, देन आई विल सी कि उसका नंबर ऑफ रन्स ज्यादा तो नहीं हो रहा है इस चार्ट के हिसाब से,
and then I can say yes, there is a consent for the process. So these are the 4 rules that we need to follow while studying the run chart, while analyzing the run chart, and come to certain kind of a conclusion. It gives us a feedback basically कि process में आपको क्या change करना चाहिए जिसकी वजह से आप special cost को control में ला सकते हैं. So are you clear with this run chart? Definitely of a control chart we will be going in detail whenever we will be discussing SPC and the other part. So you will be more exposed to those charts in those sessions. But run chart being the starter one, we thought we'll introduce you in this session. इसमें मुझे कुछ 4 पॉइंट आपके साथ शेयर करना है. तो पहला पॉइंट ये है कि आप कंट्रोल चार्ट, पर्टिकुलरली रन चार्ट अभी जो बात कर रहे हैं, ये किस केस में अप्लाई करोगे. तो जैसे हम लोग आपके साथ पहले CTQ पैरामीटर, क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे. तो आपके कंपनी में, आपके प्रोसेस में जो क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर है, जो बिजनेस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ढूंढ के निकालिए आप कि ये कौन सी पैरामीटर है जिसको हम मॉनिटर करना चाहेंगे. तो उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होगा. और मतलब वो अगर बिगड़ जाता है तो हो सकता है कि आपका कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा और आपका जो लॉस है वो इंक्रीज कर जाएगा, कॉम्पिटिटिव एज भी आपका खराब हो जाएगा. तो इन दैट केस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप CTQ पैरामीटर के ऊपर ही आप रन चार्ट को मेंटेन कीजिए, बट नॉट टू दैट पर्टिकुलर पैरामीटर जो अभी भी कंट्रोल के अंदर नहीं आया. तो इट विल बी जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आप प्लॉट करोगे तो वो दिखाएगा आपको कि देयर इज सम प्रॉब्लम. सो इट इज बेटर दैट इन दैट केस यू ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका ये क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर के पीछे का हिस्सा जो भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको पहले कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ द मशीन थ्रू TPM वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करके, और इनपुट मटेरियल के ऊपर कंट्रोल कीजिए, सेटअप का जो नॉर्म्स हैं उसको भी डिसाइड कीजिए. और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ टेक्निकली वी हैव कम टू सम काइंड ऑफ कंट्रोल, देन यू स्टार्ट द रन चार्ट. ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है, कैन यू ब्रिंग ओंकार दैट एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट. या तो द एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट को हम लोग स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट में कहते हैं आउटलायर. तो आउटलायर का एक डेफिनेशन होता है जो हम लोग आपको बताएंगे इन स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, क्योंकि उधर जो आउटलायर होगा वो कंट्रोल लिमिट के बाहर जाएगा और उसका प्रोबेबिलिटी नॉर्मल केस में बहुत ही कम है. तो दैट विल रियली डिफाइन यू कि लो प्रोबेबिलिटी मतलब अगर होता है लेकिन फिर भी होता है तो वी नॉर्मली कॉल इट आउटलायर, और इट हैज हैपेंड जस्ट बाय चांस, लेकिन उसका वो होने का बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होता है. तो इन दैट केस इट इज पॉसिबल दैट you get an indication कि हाँ प्रोसेस में शायद कुछ गलती हो रहा है, stop the process. The third point is the basis of the trend. तो ओंकार just bring that Eisenhower chart. या तो ये जो that trend, या तो ये जो ट्रेंड के बारे में ओंकार काफी विस्तार से आपको बताया है. प्लीज नोट दोस पॉइंट्स वेरी केयरफुली, क्योंकि दैट विल वर्क एज ए गाइडलाइन फॉर यू टू टेक एक्शन अगर आपके प्रोसेस में CTQ पैरामीटर के ऊपर वो अगर होता है. तो ये ट्रेंड नॉर्मली क्यों और कैसे ये ट्रेंड को निकाला गया है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग 7 consecutive points moving upward or moving downward, for example, is very low. So if you know the theory of probability, you will find that consecutively 7 points, I mean, if you calculate it through the basic calculation of probability, you will find it very low. So low that the occurrence of such kind of cases at random is really, is very rare. तो इसीलिए हम कहते हैं कि it is worth, thinking about the back end of the process, कहीं तो कुछ गलत नहीं हो रहा है. और last and the most important point about run chart और control chart is, मानिए कि आप एक प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हो कि जहां पर आपने रन चार्ट को इंप्लीमेंट करोगे या तो बाद में कंट्रोल चार्ट इंप्लीमेंट करोगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेट करना टू द अनयूजुअल पैटर्न जो आपका चार्ट दिखाता है टू द टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोसेस.
ये अगर आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो तो आपके ऑपरेटर को एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को हम लोग बताए थे, हमारा पहला जो सेट ऑफ मॉड्यूल ऑन प्रोडक्टिविटी में बताए थे कि ऑपरेटर मस्ट बी मेड द मैनेजर ऑफ द मशीन। तो फॉर मेकिंग द ऑपरेटर मैनेजर ऑफ द मशीन आपको कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। वो ग्राउंड वर्क क्या है? आपको डिटरमिन करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड इसका पीछे वाला जो टेक्निकल हिस्सा वो क्या क्या हो सकता है। तो इसको कहते हैं कंट्रोल मैनुअल। For every important process, develop a technical control manual. Without the technical control manual, आप सिर्फ मशीन को बंद कर सकते हो, you will not be able to really take any action। और आप उसके फिर बाद में सोचते रहोगे कि ये रन चार्ट का क्या जरूरत है। ये रन चार्ट का कोई जरूरत नहीं होगा, मतलब एक्चुअल फायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आप टेक्निकलिटी के साथ इसका ऑकरेंस का कोरिलेट नहीं कर सकते। I think that's all I wanted to say।